Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 5th, continuation of magnetism chapter. Today we are going to start our topic from atomic dipole moment. So atomic dipole moment क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं. So अगर आपने एक कोई एटम कंसिडर कर रहे हो तो यू कंसिडर ना हमने लिया था सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस. ठीक है, अ सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस. तो अगर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है, सो व्हाट हैपेंस, दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, और जो उसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है, मान लिया हमने कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. एंड व्हाट डिड वी अंडरस्टैंड, बिकॉज ऑफ करंट यू विल गेट द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. ये कैपिटल एम हो गया. सो एक ना हम सिंगल एटम के बारे में बात कर रहे हैं. उस एटम में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है. वैसे अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिलेगा आपको. आई एम टॉकिंग अबाउट द सिंगल इलेक्ट्रॉन. तो बेसिकली एक सिंगल एटम ना मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है. तो ये पर्टिकुलर एटम को आप क्या कंसीडर कर रहे हैं, इसको हमने कंसीडर कर लिया एटॉमिक डाइपोल. ठीक है, इसको एटॉमिक डाइपोल बोलेंगे, या इसको अगर और मॉडिफाई करना तो हम इसको बोल सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटॉमिक डाइपोल. तो अब ऐसे करके जितने एटम्स हैं, हर एटम के पास अपना डाइपोल मोमेंट होगा. तो एक सिंगल एटम के डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हाउ डू वी रिप्रेजेंट एटॉमिक डाइपोल मोमेंट. तो आप ऐसे एरोज बना देते हो तो ये रिप्रेजेंट करेगा एटॉमिक डाइपोल मोमेंट. तो लाइक आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लो. अब हो सकता है जैसे कि आपने इस तरह से डायग्राम लिया, हो सकता है इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन इज हैपनिंग लाइक दिस. ठीक है, तो एटॉमिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसा हो सकता है, द वे इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो हो सकता है एक सिंगल एरो को हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया. तो दीज एरोज विल रिप्रेजेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटॉमिक डाइपोल. तो आप ना कोई एक मटेरियल लेते हो, यू टेक एनी मटेरियल, रैंडमली कोई मटेरियल ले लो, एंड शुड नॉट बी मैग्नेट. वो मटेरियल मैग्नेट नहीं होना चाहिए. मैग्नेट मतलब उस टाइम वो मैग्नेट नहीं होना चाहिए, बाद में वो मैग्नेटिक मटेरियल बने नहीं बने, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. तो ध्यान से आपने ये सब्सटेंस ले लिया. ठीक है, अब ये जो सब्सटेंस है ना, फॉर एग्जांपल यू कैन कंसीडर दिस मार्कर. सो देयर आर n नंबर ऑफ एटम्स यू कैन से. तो ईच एटम विल हैव देयर ओन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटॉमिक डाइपोल. सो हर एटम्स का खुद का मैग्नेटिक मोमेंट होगा. अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट इज द एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन. मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, अगर आपको फॉर्मूला पता ना, कैपिटल एम, जो बार मैग्नेट में जिसका था स्मॉल m इंटू 2l करके था, और वही पर्टिकुलर पार्ट हमने मीना करके याद रखा था. अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिया है या जनरल टर्म है, वो क्या होता है, I इंटू a. अच्छा, यहां पे क्या होता है कि अगर उसको मैं मॉडिफाई करूंगा, जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट स्केलर क्वांटिटी और एरिया इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी. तो वेक्टोरियल फॉर्म में ये बेसिकली कंडीशन हो गया. ठीक है, तो ये है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. ये है मैग्नेट का एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मतलब उसके अंदर मैग्नेटिज्म होगा ही होगा. इसका मतलब ये आप समझ लो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है मतलब उसके अंदर मैग्नेटिज्म आ गया. इन टर्म्स ऑफ व्हाट, वो बार मैग्नेट के टर्म में आया, पोल स्ट्रेन के फॉर्म में आया, करंट की वजह से आया, किस वजह से आया, वो चीजें हम डिस्कस करते रहेंगे. तो अब ये क्या बोल रहा है कि अगर ये मटेरियल है, तो इस मटेरियल में क्या होता है ना कि एटॉमिक डाइपोल मोमेंट है ना, जो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटॉमिक डाइपोल, मान लो कि ये एक है ना, एटम्स का इधर जा रहा है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दूसरे का इधर जा रहा है, थर्ड का इधर जा रहा है. तो बेसिकली यू कैन सी ना, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, है ना, इनका ये रैंडमली ओरिएंटेड है. देयर इज नो स्पेसिफिक अलाइनमेंट, कोई स्पेसिफिक अलाइनमेंट नहीं है इनका. समझ में आ रहा है. इतने सारे मैग्नेटिक मोमेंट एटॉमिक डाइपोल है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एटॉमिक डाइपोल है इतने सारे, या एटॉमिक डाइपोल के इतने सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स है, बट नेट मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है. क्यों? क्योंकि जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है. अब क्वेश्चन ये कि ये नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 क्यों, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्यों 0 हो जाएगा. ईच एंड एवरी एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ईच एंड एवरी atomic magnetic dipole moment is cancelled by other atomic magnetic dipole moment. ठीक है, सो अभी इसमें जितने भी है ना एटॉमिक डाइपोल मोमेंट है, जैसा भी एटॉमिक डाइपोल मोमेंट हो सकता है इसकी वजह से कैंसिल हो जाए. ठीक है, अब हो सकता है ये वाला एटॉमिक डाइपोल मोमेंट जैसे भी आपको लेना है वो हिसाब से, लाइक ना हो सकता है ये यहां पे जा रहा है, ये इसकी वजह से कैंसिल हो जाए. तो मैंने बहुत सारे डायरेक्शंस लिए, वैसे रैंडमली ओरिएंटेड बहुत सारे. सो हर किसी का एक अपना पेयर बनेगा ना. सो अब क्या होगा, ईच एंड एवरी एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज कैंसल्ड बाय अदर एटॉमिक डाइपोल मोमेंट. एवरी अदर बाय एवरी अदर एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. Such dipole moments are called as pairs. Such atomic
डाइपोल मोमेंट्स आर कॉल्ड एज पेयर्स। ठीक है, इनको पेयर्स बोलते हैं। तो एक पेयर ऐसा होगा ना जो एक दूसरे के एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, उसको जीरो करेंगे। ऐसे करके रैंडमली ओरिएंटेड है, और क्या है, नेट जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। मतलब बीइंग अ एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मींस दे आर हैविंग मींस ईच एटम इज हैविंग देयर ओन मैग्नेटिज्म। ठीक है, उनका खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, बट क्या होता है, दे अलाइन देमसेल्फ इन सच अ वे दैट कि नेट का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल ये जो मटेरियल होगा ना, ये कैसा बिहेव करेगा, नॉन मैग्नेटिक, देयर इज नो मैग्नेटाइजेशन और देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटाइजेशन तो नहीं बोल सकता, बट देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड। सो राइट नाउ व्हेन यू कंसीडर, तो ऐसे मटेरियल के तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। क्यों मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बिकॉज नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ना, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द मटेरियल इज व्हाट, जीरो। और क्यों हो रहा है, बिकॉज दे आर हैविंग अ पेयर्स। जो एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उनका पेयर्स होता है, तो ईच पेयर विल कैंसिल ईच अदर का इफेक्ट, तो वो जीरो हो जाता है। तो बिकॉज ऑफ दिस मटेरियल इज नॉट हैविंग एनी मैग्नेटिज्म। लेकिन अभी क्वेश्चन में कैसा होता है कि ना, अगर आप थोड़ा और डिटेल में जाते हो तो व्हाट इज सीन कि कभी कभी कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं ना, इन बिगिनिंग दे आर नॉट शोइंग एनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, बट ना किसी कंडीशन में आके ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसे इमेजिन करो कि अगर मान लो ये आयरन रॉड है, ठीक है, दिस अ आयरन रॉड। सो राइट नाउ इट्स नॉट अ मैग्नेट, इट कैन बी अ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेटिक मटेरियल अलग होता है, मैग्नेट अलग होता है। ठीक है, सो अभी ये हो गया, मान लो कि ना इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है नहीं है, वो मुझे पता नहीं है, बट राइट नाउ यू इमेजिन इट्स अ जस्ट आयरन बार। अब इसको क्या किया, हमारे पास कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसके अंदर नहीं है, इट्स नॉट अ मैग्नेट। ठीक है, लेकिन क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी अगर हमने समझा है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इट कैन अट्रैक्ट, इट कैन बी अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, ये मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट हो सकता है। और उसके बाद हमने क्या किया ना, अब इसके साइड में हमने एक अलग से मैग्नेट लगा दिया। या आप इमेजिन करो कि जैसे ये बोर्ड समझो कि आयरन का है, दिस बोर्ड इज ऑल्सो ऑफ आयरन, ये आयरन रॉड है। अब आयरन रॉड को मैंने यहां पे पुट किया, इट विल नॉट कम इन कॉन्टैक्ट, ये क्या होगा, स्लाइड होकर नीचे चला जाएगा। बट समझो कि अगर ये मैग्नेट होगा, ये डस्टर को मैंने मैग्नेट ले लिया, मैग्नेट को अगर मैंने पुट किया, मान लो ये आयरन होता, ये आयरन होता, बोर्ड आयरन का है, तो मैंने मैग्नेट को पुट किया, इट विल बी इन कॉन्टैक्ट, ये उसको अट्रैक्ट करके रखेगा। अब मैंने क्राइटेरिया थोड़ा चेंज कर दिया, क्या है, ये आयरन है और ये भी आयरन है, कॉन्टेक्ट में रखा, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जैसे मैं ऐसे मैग्नेट के साथ में कॉन्टेक्ट में रखूंगा, मान लो अगर मैग्नेट बहुत हैवी नहीं है, तो हो सकता है कि ना ये इसके साथ में ऐसे कॉन्टेक्ट में रह जाए। तो ऐसा क्या होता है, बिकॉज ऑफ इट्स नाउ दिस आयरन विल बी इन कॉन्टेक्ट विद दिस आयरन का बोर्ड। तो बहुत सिंपल सा है, क्योंकि ये मैग्नेटाइज हो गया फॉर अ मोमेंट। क्यों मैग्नेटाइज हो गया, इट गॉट मैग्नेटाइज बिकॉज ऑफ दिस डस्टर का मैग्नेटिक फील्ड। सो कुछ तो प्रॉपर्टी चेंज हुआ रहा होगा, बराबर ना। जैसा भी ये वही मटेरियल है, हो सकता है ना, अभी राइट नाउ इट्स नॉट शोइंग एनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, है ना, इसके तो कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं है। उसका जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है, जीरो है, इसमें कोई भी अलाइनमेंट वगैरह भी नहीं हुआ है। जैसे ही ना मैं उसको ना किसी और मैग्नेट के पास में लेके आता हूं, तो अब अगर इसको मैं ना किसी और आयरन के पास लेके जाऊं, मैग्नेट के पास लेके जाऊं, आयरन के पास में लेके जाऊंगे इस आयरन रॉड को ऐसे कॉन्टेक्ट में रख के मैग्नेट के, तो इट विल बी एबल टू अट्रैक्ट इट। अब ये क्यों अट्रैक्ट कर पा रहा है अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स को, क्यों, क्योंकि ना अब इसके अंदर ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई है। अब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों आ गई है, बिकॉज उनके अंदर जो एटॉमिक डाइपोल मोमेंट्स थे ना, उनका अलाइनमेंट हो गया है। अलाइनमेंट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। जब स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो जाएंगे तो विल गेट एडेड एंड विल गिव सम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वजह से अंदर क्या होगा, मैग्नेटिज्म आ गया। तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्यों अलाइन हो रहा है, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और ये क्या हो गया, जिसकी वजह से ये खुद को अलाइन कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो ये मैग्नेटाइज्ड हो गया है बिकॉज ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इस वजह से अब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ मैग्नेट। अब ये मैग्नेट रहेगा परमानेंटली और नहीं, ये डिपेंड करता है उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर। और भी मटेरियल्स होते हैं ना, डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है। अब एक और प्रॉपर्टी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब जरूरी क्या है ना कि जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो किधर है, राइट में है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इज ऑन राइट हैंड साइड। आपके हिसाब से मैं लूंगा तो राइट हैंड साइड, तो वो राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना, एटॉमिक डाइपोल मोमेंट, उनका भी अलाइनमेंट क्या हो जाता है, इसके डायरेक्शन में हो सकता है अगर इसके कॉन्टेक्ट में है। पर अगर मान लो कि ना ये रिपेल करना स्टार्ट करते, होता है कुछ मटेरियल ऐसा कि जब आप उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इसके मॉलिक्यूल्स, इसके जो एटॉमिक डाइपोल मोमेंट है ऐसे अलाइन होते हैं कि ये उसको रिपेल करेगा। कब रिपेल करेगा, जब ना इसके एटॉमिक डाइपोल मोमेंट खुद को अलाइन करेंगे इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू मैग्नेट, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो दो चीजें हो सकती हैं कि जब आप ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस मटेरियल को रखते हो
तो इसके जो एटॉमिक डाइपोल मोमेंट होंगे दे विल अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ऑपोजिट टू दैट, दोनों क्राइटेरिया हो सकते हैं। बट अभी ना मैं इस तरीके से नहीं लेता हूं, मैं अभी चीजों को ना थोड़ा डिफरेंट वे से लूंगा। हम क्या करेंगे ना, हम सोलेनॉइड को लेंगे, सोलेनॉइड को हम यूज करेंगे किसके लिए, टू जनरेट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको पता है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो हम उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अब हम लेते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये ना मैग्नेटिक फील्ड ही होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, दिस मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा ये मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होता है, मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम। तो मैग्नेटिक फील्ड आपने लिया है, या जो मैग्नेटिक फील्ड ना वैक्यूम के अंदर एग्जिस्ट हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, सो आप बोल सकते हो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज द मैग्नेटिक फील्ड दैट एग्जिस्ट इन वैक्यूम, और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होता है, एंड इंड्यूसेस मैग्नेटिज्म। मतलब ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर समझो कि कोई मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे मैंने बोला आयरन लिया, अब आयरन ना मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, मतलब क्या हो गया, देयर इज अ इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेटिज्म क्या होगा, इंड्यूस्ड हो गया। उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ना मैग्नेटाइजेशन। सो इंड्यूसिंग मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजेशन। हम उस पॉइंट पे आएंगे। अब यहां पे ना इन्होंने एग्जांपल के लिए लिया है, तो जैसे कि अभी आप ले लो सोलेनॉइड, ठीक है, हमने एग्जांपल लिया सोलेनॉइड इज कैरिंग करंट, सोलेनॉइड करंट कैरी करेगा, और इसमें फिर हमने क्या ले लिया है, स्मॉल एन ले लिया है। स्मॉल एन क्या होगा, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब 1 मीटर लेंथ के लिए कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, बेसिकली वो इंफॉर्मेशन। तो अब बोल रहे हैं कि जो ना सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड उसका बी ओ ले लो, और यहां पे क्या फॉर्मूला का म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। तो ये जो बी नॉट होता है ना, यहां पे ये बी नॉट ही है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और बेसिकली क्या बोल सकते हैं उसको, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड, यही है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड का मतलब क्या होगा, अब इसके अंदर ना अगर मैंने कोई मटेरियल डाल दिया जिसको मुझे मैग्नेटाइज करना है, मैग्नेटिक मटेरियल क्या ना, विच विल गिव रिस्पॉन्स टू द मैग्नेट, तो वो हो गया मैग्नेटिक मटेरियल, और विच कैन बिहेव एज अ मैग्नेट इन फ्यूचर, है ना, कुछ ट्रीटमेंट के बाद मैग्नेट बिहेव करने लगे, विल बी अट्रैक्टेड और रिपेल्ड बाय मैग्नेट, विल बी द मैग्नेटिक मटेरियल। तो अब क्या होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल को आप डाल दो, तो हो सकता है ना कि अगर ये पर्टिकुलर करंट फ्लो होगा तो वो फ्यूचर में मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे, या उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाए। करंट फ्लो हो रहा है तभी भी होगा तो भी चलेगा, बाद में भी होगा तो भी चलेगा, मतलब जब करंट फ्लो रहा तब तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा ही करेगा। अब करंट को स्टॉप करने के बाद में अगर मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो भी चलेगा ये कॉन्सेप्ट। तो अभी फिलहाल क्या है, जब करंट फ्लो हो रहा है उस टाइम पे कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, वीक मैग्नेट है, वो किसको डिपेंड करता है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब जितना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा उतना ज्यादा इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म हमको मिलेगा। तो वैक्यूम में रखा है तो दिस इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बट हम जब प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हम तो नॉर्मली अर्थ पे ही कर रहे हैं, बट ये अजम्पशन उसी बेसिस पे है कि ये वैक्यूम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। बात समझ में आ रही है। और उसमें बोला उन्होंने जो n इंटू आई है ना, ये n इंटू आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैग्नेटिक फील्ड, n इंटू आई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैग्नेटिक फील्ड। ये बोल रहे हैं जो नंबर ऑफ टर्न को करंट को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एक वैल्यू मिला h, एंड व्हाट डू वी कॉल टू h, h को हम बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, और यू कैन से मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसका मतलब क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, मतलब ये जो वैल्यू है ना, अब इसको अगर मैं चेंज करना चाहूंगा तो मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट इंटू एच, क्लियर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है यही है जो ना हमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड प्रोवाइड करेगा। मतलब अगर ये करंट फ्लो नहीं हुआ n नंबर ऑफ टर्न से तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं मिलेगी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं मिलेगी तो आपको मैग्नेटाइजिंग फील्ड भी नहीं मिलेगा। मतलब सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, एच के ऊपर डिपेंड करता है, वो विच इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब एक और चीज आप नोटिस करो, ये जो स्मॉल एन होता है ना, स्मॉल एन होता है कैपिटल एन अपॉन एल होता है, तो उस हिसाब से जो इसका यूनिट होगा, नंबर ऑफ टर्न का कोई यूनिट नहीं होगा, तो ये होगा 1 अपॉन मीटर। अगर आप उसको और डिटेल में दिखोगे तो हो गया पर मीटर। और करंट का यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे ना तो एक और पॉइंट हो गया, जब हम यूनिट लेंगे तो यूनिट क्या होगा इसका यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होगा एम्पियर मीटर। मतलब जब करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगी, वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी जो है ना इस मटेरियल को मैग्नेट में कन्वर्ट करेगा। अंडरस्टूड। तो अब वो क्या करेगा, जब ये कन्वर्ट होगा, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा तो उसके अंदर आ जाएगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड।
अब ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड ही है जो ना हमको नया मैग्नेटिज्म इंड्यूस करके देगा। ठीक है, अब तक हमने जो स्टोरी समझी ना वो क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग फील्ड हमने क्रिएट कर दिया विद द हेल्प ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब करंट से हमने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट की है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से वी हैव क्रिएटेड मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड रेडी है किसके लिए ना, मैग्नेटिज्म इंड्यूस करने के लिए। तो अब ये बोल रहे ना, आप यहां पे ले लिया आपने सोलेनॉइड ले लिया, ठीक है, सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रहा है, कोई इशू नहीं, इसके अंदर आप ना मैग्नेटिक मटेरियल पुट कर देते हो। ठीक है, ये है ना जैसे कि बेस्ट मैग्नेटिक मटेरियल जो हमने लेना होगा आयरन, सॉफ्ट आयरन। तो अब ये कंडीशन क्या होता है, ये क्या कह रहे हैं कि जब ना आप वापस है म्यू नॉट इज द परमिबिलिटी इन फ्री स्पेस। ठीक है, अब बोल रहे हैं ना इस केस में क्या होता है कि अब वो वाला कंडीशन ले लो जो हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि जैसे ही ना अब ये मटेरियल जो था ना, मैं मटेरियल हमने लिया था मटेरियल ना, अब इस मटेरियल के हिसाब में ले लो, इसमें एटॉमिक डाइपोल मोमेंट्स है, एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स है, तो n नंबर ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो मैग्नेटिक नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो जैसे ही ना हमने करंट फ्लो कराना स्टार्ट किया सोलेनॉइड में, सोलेनॉइड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, दैट विल स्टार्ट गिविंग मैग्नेटाइजिंग फील्ड, है ना। तो क्या होगा, जैसे एक्स की वजह से आपको मैग्नेटाइजिंग फील्ड मिलेगा, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड अब क्या होगा, सॉफ्ट आयरन पे इंसिडेंट होगा और सॉफ्ट आयरन में क्या होगा, मैग्नेटिज्म इंड्यूस होगा। अब वो इंड्यूस क्यों हो रहा है वो पॉइंट आपको समझना है। तो इसके ऊपर क्या होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड इंसिडेंट होगा। मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड का ये स्पेसिफिक डायरेक्शन है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड व्हाट विल हैपन, दिस एटॉमिक डाइपोल मोमेंट विल स्टार्ट अलाइनिंग देमसेल्व्स। तो कुछ होंगे, हो सकता है ना कुछ होंगे वो रैंडमली किधर भी जा रहे होंगे, हाँ, लेकिन अब मोस्ट ऑफ जो है ना वो क्या होगा, इस डायरेक्शन होगा। अच्छा, अभी मोस्ट ऑफ होंगे या कम होंगे, ज्यादा होगा, वो भी ना हम बहुत श्योरली नहीं बता सकते, बट आपको दिख रहा है कि मोस्ट ऑफ इस केस में ना अलाइन हो जा रहे हैं। तो क्या होता है कि आप यहां पे मेंशन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड, in presence of external magnetizing field F B naught, B naught atomic magnetic dipole moment of magnetic material, क्योंकि ये मैग्नेटिक मटेरियल है ना, उसको हमने मैग्नेटिक के अंदर डाला है, सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक मटेरियल है। तो क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटाइजिंग फील्ड B naught atomic magnetic dipole moment of magnetic material align themselves in the direction of मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यहां पे क्या हो गया, और ये पॉइंट यहां पे, और इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। देखो ये पॉइंट आप समझ लेना कि अगर मान लो ना ये इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का अलाइन होता है ना, यहां पे इन द डायरेक्शन वाला अगर होगा तो इन द डायरेक्शन के लिए क्या होगा, यहां पे ये पॉइंट को आप देख लो, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अगर ये क्राइटेरिया होगा तो मैं यहां लिख देता हूं, तो आपको क्या मिलता है ना, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा और वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, तब वो खुद को अलाइन करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। बट अगर उसको ऑपोजिट में कर रहा है तो वो होता है डायामैग्नेटिक। ये अभी के लिए आप बस समझ लो कि हमारे पास 3 टाइप्स के मैग्नेटिक मटेरियल है जो हमें डिस्कस करना होगा, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक में क्या होता है, जो ये एटॉमिक डाइपोल मोमेंट होते हैं, दे अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। पैरा और फेरो क्या कहते हैं, दे विल अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बट अभी आप समझ लो यहां पे ये जो अलाइन होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, पूरे के पूरे अलाइन नहीं होंगे, वेरी फ्यू विल अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑपोजिट। तो अगर मतलब जो मैग्नेटिज्म इंड्यूस भी होगा ना वो बहुत वीक होगा। पैरा में भी क्या होगा, दे विल अलाइन देमसेल्व्स पैरेलल टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बट वेरी फ्यू इन नंबर। तो वेरी फ्यू इन नंबर होगा तो उसमें भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होगा वो भी वीक होगा। जो फेरो होता है ना उसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ एटॉमिक डाइपोल विल अलाइन देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस, और मैग्नेटिज्म जो इंड्यूस होगा उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो सॉफ्ट आयरन इज बेसिकली फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, इस वजह से हम क्या करते हैं उसको यूज करते हैं, क्योंकि हमको पता है वही एक मटेरियल जो ना हमको बेटर रिस्पॉन्स देगा फॉर इंड्यूस मैग्नेटिज्म। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि जैसे ही ना ये खुद को अलाइन करते हैं, तो ड्यूरिंग अलाइनमेंट चार्जेस विल मूव, है ना, ड्यूरिंग अलाइनमेंट चार्जेस विल शो मोशन। तो जब ये चार्जेस मोशन दिखाते हैं ना तो देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट, तो उसको हम बोलते हैं ना मैग्नेटाइजेशन सरफेस करंट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वो पॉइंट मेंशन करना है तो आप मेंशन कर सकते हो
तो अब हमारे पास जगह नहीं है तो मैं यहां पे लिख देता हूं, है ना। अभी ये पॉइंट को आप यही लिख लेना। तो ये क्या हो गया, सो ड्यूरिंग अलाइनमेंट ऑफ atomic magnetic dipole moment, net magnetic dipole moment produces, क्या प्रोड्यूस करता है, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूसेस मैग्नेटाइजेशन सरफेस करंट, प्रोड्यूसेस मैग्नेटाइजेशन सरफेस करंट, ठीक है। मैग्नेटाइजेशन सरफेस करंट को प्रोड्यूस करता है, उसको हम यहां किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यहां पे स्टोरी ना अलग हो जाती है। अब ये पॉइंट को मैं रब कर देता हूं, बस इतना यहां पे आपको समझना था कि हो सकता है एक्सटर्नल फील्ड में आपने रखा मैग्नेटिक मटेरियल को, तो जो मैग्नेटिक एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो खुद को या तो इन दी डायरेक्शन में अलाइन करेगा तो ऑपोजिट करेंगे। तो अगर वो अलाइन करते पैरेलल और एंटी पैरेलल तो मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो मैग्नेटाइज होने के बाद क्या होता है, व्हाइल दे आर मैग्नेटाइजिंग ड्यूरिंग अलाइनमेंट ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटाइजेशन सरफेस करंट। तो अब एक चीज आप ध्यान देना कि जब ना ये म्यू नॉट, अब सपोज करो ना सोलेनोइड के ऊपर है ना, तो यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो हर टर्न के यहाँ पे ये मूवमेंट होगा ना, तो मतलब ये ईच टर्न के पास मूवमेंट हो रहा है, बट हर जगह पे क्या होगा, एक ना आपको मिला है मैग्नेटाइजेशन करंट मिल रहा है, मैग्नेटाइजेशन सरफेस करंट मिला है, मतलब आई एम। तो इनके वजह से जो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिला है उसको हम बोलेंगे बी एम। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, या इसको हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन बेसिकली अलाइनमेंट ऑफ एटॉमिक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक्स्ट्रा मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाला, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले एकदम स्टार्टिंग में लिया था कि ये समझो ये आयरन का अगर रॉड होता तो ये स्टार्टिंग में ये मैग्नेट की तरफ बिहेव नहीं करेगा, जैसे इसको मैग्नेट के कांटेक्ट में लाता हूं तो इसके हो सकते हैं ना एटॉमिक डाइपोल मोमेंट्स ना अलाइन हो जाएंगे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज अ मैग्नेट। तो वो क्या हो गया, दैट इज व्हाट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। इसके अंदर मैग्नेट फील्ड आएगा मैग्नेटाइजेशन की वजह से, या हो गया इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा ये, है ना। तो आप दूर भी रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, कांटेक्ट में रखेंगे तो ज्यादा ये जनरेट करेगा। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप यहां पे ध्यान दोगे, फोकस ऑन दिस वन, तो ये क्या है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, बराबर। ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्यों मिल रहा है हमको, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी ही है जो ना इस मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब जो है ना आपको यहां पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्यों मिला है हमको, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से। तो अब ये बोल रहे हैं ना कि वैसे अगर आप इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हो ये करंट की वजह से है। अब समझो ना, देखो यहां पे दो पॉइंट को आपको ध्यान देना, करंट की वजह से जो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिला वो बी नॉट है, करंट फ्लो होने की वजह से आपको इंटेंसिटी एच मिलती है जो आपको ना मैग्नेटाइजिंग फील्ड देगा। अब यही मैग्नेटिक फील्ड इंसिडेंट हो रहा है इसके ऊपर, इसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा बट उसके अंदर सरफेस करंट जनरेट होगा, बिकॉज दैट न्यू करंट विल अगेन गिव सम न्यू इंटेंसिटी, बट वो इंटेंसिटी को हम यहां पे नया नाम देते हैं। ये क्या बोल रहा है, आप इसको म्यू नॉट ही रखो, इस पॉइंट को आप लिखो एम जेड, लिखो एम जेड। व्हाट इज एम जेड, ये एम जेड को हम बोलेंगे मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटाइजेशन होता है ना, ये क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन सिमिलर टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर मान लो सिमिलर होगा तो क्या होगा, उस पॉइंट को भी देख लेते हैं, कैसे पता चला ये उसका सिमिलर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो यूनिट होता है ना, यूनिट किसका, यूनिट ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम जेड। जो एम जेड का यूनिट है वो यूनिट जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के सिमिलर होगा, मतलब वही होगा, वो भी क्या होगा, एम्पियर पर मीटर। एक हिसाब से देखा जाए तो मैग्नेटाइजेशन इज आल्सो द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओनली, बट फर्क क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जब करंट फ्लो होता है, अंडरस्टूड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर। बट ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कब होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जब ना किसी और का मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर इंसिडेंट होता है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजेशन। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अदर्स मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है, this is the magnetic field due to others magnetic field, that's why it is called the magnetization. So magnetization को भी अगर आपको बताना है तो आप बता सकते हो it's a magnetic field intensity due to external magnetic field. और वो magnetic field intensity क्यों है, that's a magnetic field intensity because of current. These two points should be very clear. एक्चुअल में दोनों का जॉब एक ही है, बट वो क्या, वो डायरेक्ट है, वो उसके हेल्प से हमको फिर ये मिल रहा है। ये मटेरियल के अंदर जब मैग्नेट को जनरेट करता तब ये होगा, और ये होगा जब उसके अंदर करंट फ्लो होगा, उसके अराउंड मैग्नेट जनरेट होगा तब होगा। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए।
सो अब ना मैग्नेटाइजेशन के ऊपर और भी पॉइंट्स होते हैं। तो अब ये क्या कह रहा है ना कि मैग्नेटाइजेशन को अगर मैं दूसरे तरीके से देखूं तो क्या होता है कि मैग्नेटाइजेशन जितना ज्यादा होगा, मैग्नेटाइजेशन जितना ज्यादा होगा, जो एम नेट की वैल्यू होगी ना उतना ज्यादा होगा। तो मैं यहां पे एक पॉइंट तो इतना समझ में आ गया कि जो मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम नेट, है ना। ये क्या होगा, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मटेरियल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब ये मैग्नेटाइजेशन उसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना ज्यादा नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, मतलब मैग्नेटाइजेशन उतना ज्यादा होगा। मैग्नेटाइजेशन वही होगा ना, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा, और जितना वीक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा या मैग्नेटिज्म होगा उतना ही वीक मैग्नेटाइजेशन होगा। तो अब वो किसके ऊपर, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जितना ज्यादा नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा मैग्नेटाइजेशन होगा। और प्लस क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम को। मतलब अगर ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसको मैग्नेटाइज करना बहुत डिफिकल्ट होगा, है ना, उसमें मैग्नेटिज्म शायद उतना जनरेट भी नहीं हो। तो अब क्या बोले, इनको अगर कलेक्टिवली लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, जो मैग्नेटाइजेशन होता है ये होता है नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पे ये जो V है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब इसके अलावा एक छोटा सा पॉइंट और है। अब अगर मान लो ना कि मैंने यही टास्क ना, मैंने सॉफ्ट आयरन ही क्यों यूज किया, मैं दूसरा मटेरियल क्यों नहीं यूज किया, तो ये बोल रहे हैं ना, उसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन, बहुत छोटा सा कंडीशन है। बोल रहे हैं जिसको आपको ना मैग्नेटाइजेशन जिसके अंदर जनरेट करा, मतलब द थिंग विच वी हैव टू मैग्नेटाइज, उसके पास एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो होना चाहिए मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो वो बोल रहे हैं ना, मटेरियल शुड हैव अ ससेप्टिबिलिटी, है ना। तो वहां पे एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेट। अतः ससेप्टिबिलिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ससेप्टिबिलिटी को हम रिप्रेजेंट इससे, इसको हम जीटा बोलते हैं, जीटा, यू कैन रिप्रेजेंट जीटा। तो ये जीटा इज द क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटाइजेशन। मतलब कोई मटेरियल ना मैग्नेटाइज होगा ज्यादा या कम, वो इसके ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। सो अब ये क्या कह रहे हैं कि आप इमेजिन करो कि किसी मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन है बेस, ये किसी मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन है। अब बोल रहे हैं ना, ये मैग्नेटाइजेशन कब आएगा, व्हेन विल दिस मैग्नेटाइजेशन कम, जब उसके ऊपर ये बी नॉट इंसिडेंट होगा। ये बी नॉट किसके ऊपर डिपेंड करता है, एच के ऊपर। तो अब देखिए एच से रिलेट करो, बोले कि जब ये एच इंटेंसिटी, जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी सोलेनॉइड का मालूम, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी जब ना इस मटेरियल के ससेप्टिबिलिटी से इंटरैक्ट होगा, मतलब जब वो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी इस मटेरियल के ससेप्टिबिलिटी से इंटरैक्ट होगा, तब आपको देगा ये मैग्नेटाइजेशन। समझ में आ रहा है। तो उस हिसाब से हमें क्या क्या समझ में आ जाता है, वो पॉइंट को आप यहां पे समझ लो। तो ये अब देखो, ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर मैंने यहां पे डिस्कस कर दिया कि मैग्नेटाइजेशन, तो मुझे ये बात समझ में आएगी जो मैग्नेटाइजेशन है वो क्या होता है, वो नंबर ऑफ टर्न होता है इनटू, ये हो गया सरफेस करंट। दूसरा जो बात मुझे समझ में आया कि मैग्नेटाइजेशन और क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन होता है नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जनरेटेड इन द मैग्नेटिक मटेरियल पर यूनिट वॉल्यूम होता है। और एक और बात मुझे समझ में आ गई कि ये जो मैग्नेटाइजेशन होता है ये होता है ससेप्टिबिलिटी इनटू एच। ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल टू induce the magnetism into that when magnetic field intensity will incident on that one। मतलब अगर ये प्रॉपर्टी नहीं है, फॉर एग्जांपल आप समझ लो ना कि एक होता है कि जैसे होता है ना क्लासरूम में भी आपने देखा होगा कि अगर टीचर ने नॉर्मली समझाया बच्चों को फटाफट समझ में आ गया, और कुछ लोगों ने बहुत ज्यादा समझाया फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है ना वो होता है एबिलिटी इन द सेंस, आई एम नॉट बेसिकली डिस्क्रिमिनेटिंग एंड ऑल, मैं जस्ट बताना चाहता हूं कि कुछ लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाता है। हो सकता है उनके अंडरस्टैंडिंग और ग्रास्पिंग जो लेवल है ना वो बहुत ज्यादा हाई है, सो दे आर अंडरस्टैंडिंग वेरी फास्ट। एक बार समझाया समझ में आ गया। कुछ लोगों को उनसे बेहतर समझ में आ सकता होगा, बट एट दैट मोमेंट ना दे नीड 2 और 3 टाइम का एक्सप्लेनेशन। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको एकदम प्रॉपर्ली एग्जांपल देके नहीं समझाओ तब तक समझना मुश्किल होता है। तो कुछ वैसा ही है, जो ससेप्टिबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू एक्वायर द मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंसिडेंट होगा, वो बेटर मैग्नेट होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है ससेप्टिबिलिटी के ऊपर। तो यू कैन सी मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ससेप्टिबिलिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब सोलेनॉइड में जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, सॉफ्ट आयरन उतना बेटर मैग्नेटिक बिहेव करेगा, प्लस सॉफ्ट आयरन की ससेप्टिबिलिटी शुड बी वेरी हाई। ये 2 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। अब इसके अलावा एक और पॉइंट है जो हमारे मन में क्लियर होना चाहिए कि ये जो है ना परमिबिलिटी वगैरह अगर हम लेते हैं
तो ये जो ससेप्टेबिलिटी होती है ना, ससेप्टेबिलिटी को अगर आप 1 से ऐड कर देते हो तो आपको वैल्यू मिल जाता है रिलेटिव परमेबिलिटी का। म्यू आर इज कॉल्ड द रिलेटिव परमेबिलिटी। ये टर्म्स है ना जिनको हमें यूज करना है डेरिवेशंस वगैरह में। तो अब ये देख रहे हैं इसको कैसे करते हो आप, ये पॉइंट को क्या रिलेटिव परमेबिलिटी को अगर आपको और देखना है तो रिलेटिव परमेबिलिटी और हमने कहा यूज किया, तो रिलेटिव परमेबिलिटी इज द म्यू अपॉन म्यू नॉट। व्हाट इज द म्यू? म्यू है परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है, और म्यू नॉट क्या है? ये है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब ना इस पॉइंट को अगर आप बहुत डीपली एनालाइज करो तो व्हाट विल यू रियलाइज कि मतलब मटेरियल का ना परमेबिलिटी हमको यहां दिया है और ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। मतलब मटेरियल की परमेबिलिटी ज्यादा है इन कंपेयर टू फ्री स्पेस, मतलब ना उसके अंदर मैग्नेटिज्म ज्यादा इंड्यूस हो गया होगा, करेक्ट ना। अगर फ्री स्पेस के कंपेयर में मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म ज्यादा है, मतलब कि अगर वो म्यू की वैल्यू ज्यादा है मतलब इसके अंदर मैग्नेटिज्म ज्यादा इंड्यूस हो गया, इसके अंदर मैग्नेटिज्म ज्यादा इंड्यूस होगा मतलब रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू ग्रेटर होगी। तो रिलेटिव परमेबिलिटी क्यों ग्रेटर है? क्योंकि ससेप्टेबिलिटी ग्रेटर है। समझ आ रहा है ना। अगर मटेरियल की ससेप्टेबिलिटी ही ज्यादा है, मटेरियल की ससेप्टेबिलिटी ज्यादा है मतलब क्या होगा कि मटेरियल का म्यू का वैल्यू हैज टू बी ग्रेटर, नो ऑप्शन ही नहीं है। मतलब ये जितना ज्यादा होगा मतलब ये जो है आपके पास ससेप्टेबिलिटी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। तो डायरेक्टली अगर आप देखो तो जो ससेप्टेबिलिटी है वो रिप्रेजेंट करता है म्यू की वैल्यू को, म्यू आर की वैल्यू को। मैक्सिमम द ससेप्टेबिलिटी, मोर द रिलेटिव परमेबिलिटी एंड मोर द परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल यू हैव। इज दैट क्लियर? और यहां पे क्या होता है, हम रिलेटिव परमेबिलिटी को और ससेप्टेबिलिटी को ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है मेन पॉइंट पे, ये देख लो आप, तो यहां पे ये पॉइंट सबको समझ में आना चाहिए, है ना। तो अब हमने जो अब तक समझा था वो ये था कि देखो सोलेनॉइड की वजह से जो हमको मैग्नेटिक फील्ड मिला था बी नॉट, जिसकी वैल्यू है म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई, जहां पे एन आई की वैल्यू को हमने ले लिया म्यू नॉट इंटू एच। तो फ्यूचर में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इस पॉइंट से क्लियर होना चाहिए, जहां पे एच इज व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी जिसका यूनिट होगा एम्पियर पर मीटर। अब बोल रहे हैं कि ना अगर यही मैग्नेटिक फील्ड इंसिडेंट होगा किसी मटेरियल के ऊपर, मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, तो वो क्या होता था, म्यू नॉट हो जाएगा, वो एन नंबर ऑफ टर्न से लिंक्ड होगा और ना मैग्नेटाइजिंग ये होगा, मैग्नेटाइजेशन ऑफ सरफेस करंट मिलेगा आपको, मैग्नेटाइजेशन सरफेस करंट, और ये चीजें ना एक साथ में ऐड होकर आपको देंगे मैग्नेटाइजेशन। तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटाइजिंग फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो ये मैग्नेटाइजेशन जो मैग्नेटिक फील्ड है, प्लस हमको जो समझ में आया वो ये मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, ससेप्टेबिलिटी इनटू एच होती है, बराबर। ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए आपके मन में। तो अब ना जब हम नेट मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, सो देयरफॉर द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, है ना। और ये पॉइंट भी हमें ले लेना है कि जहां पे ना म्यू आर की वैल्यू क्या है, ये 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी है, और अगर इस पॉइंट को मैं अरेंज करूं तो व्हाट विल आई गेट, है ना। म्यू आर की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, या म्यू अगर आया, अगर मुझे ऐसा वैल्यू मिलेगा ना म्यू नॉट इंटू म्यू आर आया, तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर को हटा के मैं म्यू भी लिख सकता हूं, बराबर। सो अब हमें लेना है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मटेरियल, है ना। तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मटेरियल है वो कैसे लेंगे वो देखना है। उस कंडीशन के लिए मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा ना, नेट मैग्नेटिक फील्ड। अब वो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है ना उसको आपने ले लिया है बी, बट उसमें दो चीजें हैं, एक तो है मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये किसका है, सोलेनॉइड का। सोलेनॉइड में करंट फ्लो हो रहा है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड जनरेट हुआ रहेगा, या जो वो जनरेट किया रहेगा उसको बोलेगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड ने क्या किया, सॉफ्ट आयरन के अंदर मैग्नेटाइजेशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया है। तो जैसा अभी तक हमने लर्न किया था, जो अब तक हमने लर्न किया उसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है कि जो बी नॉट है वो क्या है, म्यू नॉट एच है। सो जो बी नॉट है वो क्या है, म्यू नॉट एच है। उसका जो बी एम है वो क्या है, बी एम जो है वो क्या है, म्यू नॉट एम जेड है। क्लियर? अब बोले उन वैल्यूज को यहां रख दो, ये म्यू नॉट इंटू एच हो गया और ये क्या होगा, म्यू नॉट इंटू एम जेड हो गया। जैसा आपने एक और चीज लर्न किया था कि एम जेड जो होता है वो क्या, ससेप्टेबिलिटी इंटू एच होता है। मतलब ये मटेरियल की प्रॉपर्टी से खेल रहा है अभी, कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है ससेप्टेबिलिटी, और उसके ऊपर मैग्नेटिक इंटेंसिटी जब भी इंसिडेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ये एम जेड हो गया, सॉरी एम जेड, है ना। तो अभी मैग्नेटाइजेशन की वैल्यू वहां रख देंगे हम लोग, तो ये म्यू नॉट हो गया, ये क्या कैपिटल एच हो गया, प्लस एक होगा म्यू नॉट हो गया, ससेप्टेबिलिटी इंटू एच हो गया। अब क्या बोल रहे हैं आप, म्यू नॉट को कॉमन ले लो, म्यू नॉट वी आर टेकिंग कॉमन, एंड व्हाट आर वी गोइंग टू टेक कॉमन, एच वी आर टेकिंग दैट साइड कॉमन, है ना। म्यू नॉट कॉमन ले लिया, एच कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे म्यू नॉट और एच कॉमन ले लिया, तो क्या होगा, ये ससेप्टेबिलिटी बचेगा। बट एज फॉर वी नो 1 प्लस ससेप्टेबिलिटी क्या होता है, ये होता है रिलेटिव परमेबिलिटी। तो देयरफॉर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। बट एक और चीज हमने डिस्कस किया,
म्यू नॉट इंटू म्यू आर की वैल्यू क्या होती है, वो म्यू होता है, तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू इंटू एच। ठीक है, तो ये बी क्या हो गया, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मटेरियल। ठीक है, और हमने म्यू का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, म्यू इज व्हाट, इट्स अ परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल एंड एच इज व्हाट, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मतलब आप अगर करंट फ्लो कराते हो तो इतना मैग्नेटिक इंटेंसिटी या मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी मिलेगा, जो ना मटेरियल के म्यू से मल्टीप्लाई होकर आपको इतना मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो हर मटेरियल का म्यू का वैल्यू भी ना फिक्स होता है एक हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि क्या होता है ना उसकी ससेप्टिबिलिटी, देखो अभी एक हिसाब से देखा जाए तो मैं अगर म्यू की वैल्यू को अगर मैं रिलेट करूं तो यहाँ पे देखो ना रिलेटिव परमेबिलिटी आपने लिया, तो क्या होगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट। क्लियर, तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, म्यू की वैल्यू होगी म्यू नॉट इंटू म्यू आर। अभी जो म्यू आर की वैल्यू वो क्या होता है, ये म्यू नॉट 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, तो मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी ऑलरेडी डिसाइडेड है, तो उसकी वजह से उसका मतलब क्या होगा, म्यू आर डिसाइडेड है, म्यू आर डिसाइडेड तो म्यू नॉट से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा। तो अगर मुझे मटेरियल की परमेबिलिटी पता है और कितनी इंटेंसिटी उस पर इंसिडेंट होगा, तो मैं उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, दैट आई कैन टेल। अब ये प्रॉपर्टी को हम कहां पे यूज करते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए इस प्रॉपर्टी को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। मतलब जब ना करंट फ्लो हो रहा होता है, मतलब जब इंटेंसिटी एच हो रही होगी उस टाइम पे, जब इंटेंसिटी एच होगी तब ससेप्टिबिलिटी की वजह से ग्रेटर अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा एंड विल गिव यू ग्रेटर अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन फील्ड, और पूरा ऐड होकर फिर आपको मटेरियल में मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो व्हेन देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट, उस टाइम पे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो उसका रीजन बहुत सिंपल सा है, एक तो इंटेंसिटी हो गया, सेकंड म्यू डायरेक्टली आप देखो तो म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट इंटू म्यू आर, जो म्यू आर की वैल्यू किसके ऊपर है, ससेप्टिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब ससेप्टिबिलिटी एंड एच आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर मेकिंग इट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। समझ में आ रही है बातें। और ये जो मैग्नेटाइजेशन है, मैग्नेटाइजेशन का बहुत सारे कंडीशंस है। मैग्नेटाइजेशन का एक फॉर्मूला NIM है, दूसरा फॉर्मूला है ससेप्टिबिलिटी इनटू एच, और तीसरा फॉर्मूला है M नेट अपॉन वॉल्यूम। मतलब किसी मटेरियल में कितना मैग्नेटाइजेशन होगा वो डिपेंड करता है नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के ऊपर, है ना, फॉर अ गिवन वॉल्यूम। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अब हम ना इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो आई हैव ऑलरेडी रिटन फॉर्मूले फॉर द रेफरेंस। ये है मैग्नेटाइजेशन और ये है नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अच्छा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट तो आपने देखा ना, M इज इक्वल टू आई इंटू ए। तो आई हो गया एम्पियर और एरिया हो गया मीटर स्क्वायर, तो आप इस बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हो। और H की यूनिट क्या है, H की यूनिट है एम्पियर पर मीटर। क्लियर, तो ये है मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। आप कभी कभी क्या होता है ना, टर्म्स पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा, यूनिट्स आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। MZ का भी यूनिट वही होगा सेम, ससेप्टिबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होगी। H की यूनिट होगी म्यू अपॉन म्यू नॉट, जो भी कंडीशंस होगा तो आप उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? सो ये हो गया। अच्छा, अगर इन्होंने क्वेश्चन में बोला है म्यू का यूनिट क्या होता है, तो म्यू का यूनिट होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। म्यू का यूनिट क्या होता है, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये म्यू का यूनिट। यहाँ रिलेटिव परमेबिलिटी का नहीं होगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, वो मैंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के टाइम पे एक्सप्लेन किया हुआ है। सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, ऑब्टेन द अर्थ्स मैग्नेटाइजेशन। ऑब्टेन द अर्थ्स मैग्नेटाइजेशन मतलब पहला ही क्वेश्चन में क्या, MZ की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है। ऑब्टेन द अर्थ्स मैग्नेटाइजेशन कब ऑब्टेन करना है आपको, assume that the earth's field can be approximated by a giant bar magnet of magnetic moment। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दिया मतलब कैपिटल M, एक हिसाब से देखा M नेट की जैसा ही बिहेव करेगा। ये कितना होगा, ये होगा 8.0 होगा इंटू 10⁻²2, और ये क्या है एम्पियर मीटर स्क्वायर दिया। यूनिट से भी पता चल जाएगा कि ये कैपिटल M के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और बोले था अर्थ्स रेडियस इज 6400 किलोमीटर। अब ये ना अर्थ का जो रेडियस है ना उसकी वैल्यू दिया है 4000, रेडियस ऑफ अर्थ इज गिवन एज 6400 किलोमीटर। ठीक है, अब अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 6400 को अगर मैं क्या करें 6.400 इंटू क्या होगा 10⁻³ हो गया। किलोमीटर को मीटर में करेंगे 10⁻³ हो गया, है ना, तो ये मीटर हो गया। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये 6.4 इंटू 10⁻³ क्या होगा 6 मीटर हो गया। अब मैग्नेटाइजेशन के ऊपर बोल रहे हैं तो अभी अर्थ एक बार मैग्नेट की तरफ वो अज्यूम कर रहा है, और उस टाइम पे क्या है मैग्नेट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू वो कितना है 8.0 इंटू 10⁻²2। तो अब जो है ना मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि जो अर्थ के अंदर नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, तो अर्थ के अंदर नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इतना है, और बोल रहे हैं तो अर्थ का वॉल्यूम क्या है वो ले लेना है। तो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी हो गई 8.0 इंटू 10⁻² ले लिया हमने,
वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होगी, वॉल्यूम की वैल्यू का 4/3 है ना, यहां पे मैं लिख लेता हूं, फिर बाद में हम वैल्यूज रख लेंगे। ये हो गया 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। तो उसको और अरेंज करेंगे तो ये कैपिटल एम हो गया, 3 को ऊपर लेके चले जाओ तो क्या होगा, 4 हो गया, पाई हो गया, कैपिटल आर क्यूब हो गया, है ना। अब बेटर होगा तो कैपिटल एम की वैल्यू हमने पुट कर दी, यहां पे क्या होगा 3 ले लिया हमने, करेक्ट। 4 विल बी 4 और पाई की वैल्यू कितनी होगी, पाई की वैल्यू 3.14 हो गया इनटू, अभी आर क्यूब का मतलब 6.4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, 6.4 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, उनका पावर कितना है 6 है। सो 6 इंटू 6 इंटू 6 10 टू पावर 6 10 टू पावर 6 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू 10 टू पावर 6, तो वो कितना हो जाएगा 10 टू पावर 18 होगा। मैंने तीनों के लिए एक साथ में पावर लिख लिया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, कैंसिलेशन करो नहीं, 4 2 जा 8 हो गया, अब 2 को इसके साथ में कैंसिल करो तो 1.5 7 हो गया, ठीक है। अब बोले ना अगर 1.57 को 3 को अगर 1.57 से कैंसिल करोगे तो ये वैल्यू आएगा 1.91 आएगा, उसके आगे ये वैल्यू होगी। और ये क्या बोल रहे हैं कि 1.91, तो ये क्या 1.91 इंटू 10 टू पावर 22, ठीक है। अगर आपने कभी स्पेसिफिक वैल्यूज में ये किया होगा तो आपको शायद पता होगा 64 इंटू 64 इंटू 64 का जो है ना क्यूब कितना होगा, 64 का क्यूब, तो 64 का क्यूब होता है 262, ये होता है 144 होता है, ठीक है। तो डेसिमल 1 2 3, तो 3 के बाद डेसिमल पुट करोगे यहां पे आ जाएगा, क्लियर। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप इसका कैंसिलेशन करते हो तो व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर द कैंसिलेशन इन दिस केस। सो ये कैंसिलेशन करोगे तो आप एक बार चेक करके देख लेना, ये 7 सॉरी ये कितना आएगा 0 पॉइंट ना, ये कैंसिलेशन है, ये 262 है, तो पहले तो 0 आएगा, फिर क्या आएगा 0 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर ये जितना भी होगा तो ये कैंसिल होगा 7 आएगा, ये 2 आ गया, और ये क्या होगा 8 6 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 टू 18 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये कैंसिलेशन के बाद 10 टू पावर -18 होगा, 22 से कैंसिल होते क्या होगा 4 हो जाएगा, बराबर। अब क्या बोल रहे हैं कि ये पॉइंट है इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो ये जब 10 टू पावर -3 होगा, 10 टू पावर -2 होगा, 10 टू पावर -1 होगा, जब ये पूरा है तो आएगा 72.86, ठीक है। यूनिट क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन है ना, मैग्नेटाइजेशन का यूनिट और ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या होगा, सेम होगा, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा एम्पियर पर मीटर, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लेट्स सी कि क्या हो रहा है इस केस में। क्वेश्चन में बोला है ना मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 500 एम्पियर पर मीटर। अभी मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोला है तो हमारे मन में आएगा कि बी नॉट, बट ना थैंक गॉड हम यूनिट देख के थोड़ा सा अलर्ट हो जाते हैं। इन्होंने क्या बोला है कि मैग्नेट, ये ना एनसीईआरटी सीबीएसई में पूछा हुआ है क्वेश्चन ऑल इंडिया 2008 में, बोला है मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1500 एम्पियर पर मीटर। तो एम्पियर पर मीटर यूनिट किसका है, ये एच का, मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट है और मैग्नेटाइजेशन का यूनिट है। तो उन्होंने मैग्नेटाइजेशन नहीं बोला, इन्होंने बोला है अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 1500 एम्पियर पर मीटर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये ना मैग्नेटिक फ्लक्स को ही प्रोड्यूस करता है, तो ये इसका मतलब ये एच के बारे में ही डिस्कस कर रहे होंगे। अच्छा, फ्लक्स का नोटेशन होता है फाई, मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर में किया था एकदम स्टार्टिंग में, पहला वाला पार्ट अगर आपको याद होगा फर्स्ट लेक्चर, तो फाई है ना मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैंने रिलेट किया था, तो आपको पता होगा कि हमें फ्लक्स का फॉर्मूला फाइनली क्या मिला था, फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है, बट व्हेन यू आर टेकिंग मैक्सिमम फ्लक्स तो मैक्सिमम फ्लक्स आएगा बी ए, हम मैक्सिमम फ्लक्स ही मान के चलेंगे। तो क्या बोले यहाँ पे, प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 2.4 इंटू 10 टू पावर -5, ये फ्लक्स की वैल्यू 2.4 इंटू 10 टू पावर -5, और यूनिट क्या है इसका, वेबर है, वेबर यूनिट है। फिर क्या दिया इन्होंने, इन अ बार ऑफ आयरन ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया भी दिया इन्होंने, एरिया क्या है क्रॉस सेक्शन का 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसको मीटर में करेंगे तो 10 टू पावर 0.5 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे 10 टू पावर -2, उसका स्क्वायर लेंगे तो क्या होगा 10 टू पावर -4, सेंटीमीटर टू मीटर 10 टू पावर -2, स्क्वायर उसका होगा 10 टू पावर -4, तो ये होगा मीटर स्क्वायर। अभी हो गया एरिया में कन्वर्ट होगा, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट होगा ये एरिया। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट परमिबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी ऑफ द आयरन बार यूज्ड। परमिबिलिटी मतलब परमिबिलिटी ऑफ मटेरियल आपको बताना है एंड ससेप्टिबिलिटी ऑफ मटेरियल आपको बताना है, ठीक है। तो जो बात हम समझ में आ रहा है हमको, हम वो हिसाब से देखते हैं। मतलब अगर मटेरियल के म्यू की वैल्यू डिटरमाइन करनी तो फॉर्मूला एक हमारे पास है ना,
मैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मटेरियल इज इक्वल टू परमिबिलिटी ऑफ द मटेरियल इनटू इंटेंसिटी, एकदम लास्ट वाला डेरिवेशन का फॉर्मूला, ठीक है। उस फॉर्मूले से हमको क्या मिलेगा, म्यू इज इक्वल टू हमें मिलेगा बी अपॉन एच। तो मतलब एच की वैल्यू तो है हमारे पास, बी की वैल्यू क्वेश्चन मार्क है, मतलब बी का वैल्यू देखना पड़ेगा कि बी की वैल्यू क्या है। तो लेट्स सी बी का वैल्यू कैसे मिलेगा, तो यहां पे इन्होंने फ्लक्स के बारे में मेंशन किया, तो वहां पे देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला है बी इंटू ए। तो जिससे हमें क्या मिलेगा, बी का वैल्यू क्या मिलेगा, फ्लक्स अपॉन एरिया। ये फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर लेंगे बी का वैल्यू। जब बी का वैल्यू मिल गया तो हम क्या करेंगे, एच का वैल्यू तो हमको पता ही है, तो म्यू की वैल्यू निकल जाएगी। तो मतलब पहले मैं क्या करूंगा, पहले इस फॉर्मूले को यूज करूंगा, फिर सेकंड इस फॉर्मूले को यूज करूंगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, थर्ड क्वेश्चन ससेप्टिबिलिटी। तो इतना मुझे बताना, रिलेटिव परमिबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी होती है, बराबर। तो ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू क्या होगा, रिलेटिव परमिबिलिटी माइनस 1। और अगर उसको और डीपली देखोगे तो म्यू अपॉन म्यू नॉट माइनस 1। अब हमने ये क्यों किया है, ये हमारा थर्ड पार्ट होगा। ये हमने क्यों किया है, वो चीजों को आप देख लो। एक तो आपको मटेरियल का म्यू मिल जाएगा, बराबर ना। वंस यू गेट द मटेरियल का म्यू, तो क्या करना, म्यू नॉट से डिवाइड करके -1 कर दो। तो अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन में जो सबसे पहला पार्ट है, हम क्या पहले फ्लक्स की वैल्यू के वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो बी इज इक्वल टू क्या है, बी इज इक्वल टू है 5 अपॉन ए। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला है 2.4 इंटू 10⁻⁻5। एरिया का वैल्यू क्या है, 0.5 इंटू 10⁻⁻4। तो अगर ना 0.5 अगर इसको कैंसिल करेगा तो ये आएगा 5 4 जा एंड देन 8 जा, मतलब 48 आएगा। ये इज दैट क्लियर, 48 मतलब 4.8 आएगा, 48 है 4.8, क्लियर। अब क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻1 होगा। तो 10⁻⁻1 जब 4.8 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 0.48 टेस्ला हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। एंड म्यू की वैल्यू भी देख लेते हैं, म्यू की वैल्यू क्या मिलती है अपने को। तो म्यू का फॉर्मूला क्या देगा, ये वाले फॉर्मूले से ना, सेकंड ये म्यू का क्या करेंगे, म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां पे इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड ही दिया बट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हुआ एक्चुअल में। अब यूनिट के टर्म में देख लो। सो अब क्या होगा, बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है 0.48 और एच की वैल्यू कितनी है, 1500 है ना। तो अगर वो हिसाब से देखा जाए तो मैं काम करता हूं, अच्छा चलो ठीक है 1500 है, तो मैं नॉर्मली सॉल्व करके देख लेते हैं। ये क्या होगा, ये 0.48 ही रहने दिया इसको। मैंने यहां पे क्या किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट को 1.5 कर दिया, 1.5 इंटू, अच्छा ये डिनोमिनेटर में कितना होगा 1.5 ना, ये 1.5 होगा 10⁻+3 होगा, वो ऊपर आएगा तो 10⁻ क्या होगा -3 हो जाएगा, क्लियर। तो अब ये कैंसिलेशन करने के लिए इट्स बेटर इसको 4.8 में ले लेगा, 4.8 है ना। तो 4.8 के टर्म में लोगे तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, इफ यू टेक म्यू का वैल्यू, तो ये क्या होगा 4.8 लेने का मतलब होगा 10⁻⁻4 हो गया, ये डिवाइडेड बाय 1.5। तो अभी क्या होगा 48 डिवाइडेड बाय ये क्या होगा, 48 डिवाइडेड बाय 15 कितना होगा, 15 3 है ना, एंड 2 तो क्या होगा 3.2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻4। एंड व्हाट्स अ यूनिट, यूनिट होगा ना टेस्ला मीटर पर एम्पियर। आ जाए, यहां पे भी लिखा है हमने कि म्यू का यूनिट है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। तो ये हो गया म्यू का वैल्यू। अब जो लास्ट ऑप्शन है हमारा वो क्या है, हमको निकालना है ससेप्टिबिलिटी भी निकालना है, ससेप्टिबिलिटी ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन। हमको क्या निकालना है, हमको ससेप्टिबिलिटी निकालनी है ना। तो अच्छा चलो फॉर्मूले को याद करने के हिसाब से अगर देखना तो रिलेटिव परमिबिलिटी होती है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। तो ससेप्टिबिलिटी हो गया रिलेटिव परमिबिलिटी -1 और हमने रिलेटिव परमिबिलिटी को क्या लिया, म्यू अपॉन म्यू नॉट -1। ठीक है, एक बार मैं फिर से बस समझने के हिसाब से लिख लिया, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू का वैल्यू ने डिटरमाइन किया 3.2 इंटू 10⁻⁻4, 3.2 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय ये क्या है 4 इंटू 4 पाई होगा ना, 4 पाई 10⁻⁻7, 4 पाई 10⁻⁻7 -1। तो ये 4 इसको कैंसिल होगा तो 4 8 जा 32, क्लियर। अब अगर वो हिसाब से देखा जाए तो ये क्या होगा 0.8 अपॉन 3.14 इंटू 10⁻⁻7 विल गो अप, 10⁻⁻7 विल गो अप, वो क्या होगा 10⁻+7 हो जाएगा और -4 से इंटरेक्ट होकर 10⁻+3 हो जाएगा -1, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज आपको मिलता है जो भी है, आप एक बार कैलकुलेशन करके देख लेना। ये आपको मिला 0.4 मिला, ये क्या 1.57 मिला इंटू 10⁻3 -1। जब इसका कैंसिलेशन करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 0.0
0.2547 इंटू 10⁻³ -1। तो अब अगर 10 ये +3 है, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये 1 2 3 मतलब कितना हो जाएगा 254.77 -1। तो एक्चुअल में आंसर क्या होगा 253.77 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका कोई यूनिट होता नहीं ससेप्टिबिलिटी का, करेक्ट। वैसे भी अगर आप देखो ना ससेप्टिबिलिटी की यूनिट अगर आपको चेक करनी है तो देखो आपने मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला आपको पता है mz ससेप्टिबिलिटी इनटू h। तो ससेप्टिबिलिटी क्या होगा mz/h। तो mz की यूनिट और h की यूनिट क्या होगी, सेम होगी ना। mz की यूनिट एम्पियर पर मीटर और h की यूनिट भी एम्पियर पर मीटर। तो इट हैज नो यूनिट। आई होप यू पीपल अंडरस्टूड दिस पार्ट। क्वेश्चन में क्या दिया, अ सोलेनॉइड ऑफ 500 टन्स पर मीटर। अ सोलेनॉइड ऑफ 500 टन्स पर मीटर मतलब पर यूनिट लेंथ का अगर टर्न्स है मतलब 500 टर्न्स, तो स्मॉल एन ही होगा ना। 500 टर्न्स पर मीटर मतलब स्मॉल एन का ये करंट कैरी कर रहा है जिसका वैल्यू है 3 एम्पियर। फिर क्या दिया है, इट्स कोर इज मेड ऑफ आयरन विच हैज अ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ 5000। रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है 5000 मतलब म्यू आर की वैल्यू है। फिर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड्स ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब H क्वेश्चन मार्क। फिर दूसरा क्या बोला मैग्नेटाइजेशन मतलब MZ क्वेश्चन मार्क। क्या बात है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर मतलब क्या होगा ना, ये मटेरियल का मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं अभी, है ना। तो लेट्स सी कि अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, H का फॉर्मूला क्या है, यू कैन सी H जो होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वो होता है नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट। नंबर ऑफ टर्न की वैल्यू कितनी है 500 है। कितना करंट फ्लो हो रहा है, ये हो रहा है 3 एम्पियर। तो देखो स्मॉल n होता है ना, स्मॉल n एक्चुअल होता है कैपिटल N/L। तो ये पर मीटर हो गया और करंट का एम्पियर हो गया। तो वो हिसाब से ये क्या होगा 1500 होगा, बट एम्पियर पर मीटर उसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है दूसरे पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन का क्या फॉर्मूला, मैग्नेटाइजेशन मतलब ये कितना ज्यादा मैग्नेट बनेगा किसको डिपेंड करता है, पहले तो मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी पे और दूसरा इंटेंसिटी जो उस पर इंसिडेंट होगी। तो ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू हमको तो नहीं पता है, गड़बड़ है। फिर ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू को हम म्यू आर से रिलेट कर सकते हैं क्या, कैन वी रिलेट विद म्यू आर। तो अभी आपको अगर ये पता होगा ना म्यू आर का फॉर्मूला क्या है, म्यू आर है 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी। तो फिर ससेप्टिबिलिटी क्या हो जाएगी, अभी थोड़ी देर पहले क्या था हमने इसके पहले म्यू आर -1। तो ये क्या होगा, हमने ससेप्टिबिलिटी जब क्या लिख दिया म्यू आर -1। मैं पहले फॉर्मूला एक्चुअली लिख के वो बता रहा था, फिर मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। म्यू आर की वैल्यू क्या है 5000 है, -1 है ये। ठीक है, और h की वैल्यू क्या है 1500 है। तो ये 5000 है भाई, सॉरी। सो अब ये मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 4999 हो गया इनटू ये 1500। ठीक है, अब अगर वो हिसाब से देखा जाए तो एक काम करते हैं हम इसको 4.999 लिख लेते हैं, इसको हम 1.5 लिख लेते हैं। तो ये इसका 10⁻³ इसका 10⁻³ एक साथ में आएगा तो 10⁻6 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके 7.49 और ये क्या होगा 85 आएगा और 15 9 सा 135, फिर 15 9 सा फिर 135। सो 135 में 13 ऐड होगा तो ये 8 हो जाएगा, फिर ये 14 ऐड होगा उसमें, फिर 9 हो जाएगा, फिर 15 4 जा 60 में अगर 14 ऐड कर दिया हमने तो ये आ गया बराबर है इनटू 10⁻6। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन का यूनिट जो H की यूनिट होगी वही सेम यूनिट होगा, तो एम्पियर पर मीटर ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मटेरियल और द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द कोर, मतलब मटेरियल का ही हो गया। तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू ये हो गया म्यू इंटू H। तो अब म्यू की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, म्यू नॉट इंटू म्यू आर कर सकते हैं। म्यू यहां पे देखो, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर, तो इंटू व्हाट H। सो रिलेटिव परमिटिविटी इन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो म्यू नॉट की वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू म्यू आर की वैल्यू कितनी है 5000 है, इंटू क्या है ये 15 है 1500 है, सॉरी 1500। ठीक है, अब अगर उसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 हो गया इंटू 3.14 हो गया इंटू, अच्छा इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 5 इंटू 10⁻³ हो गया, ये क्या होगा 1.5 इंटू 10⁻³ हो गया। ठीक है, और 10⁻⁻7 में भूल गया लिखना तो मैं फिर से लिख देता हूं 10⁻⁻7।
तो अगर वो हिसाब से देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 5 4 कितना होगा 20 हो गया ना, 5 4 20, 3.14 इंटू ये 10⁻³ 10⁻³ क्या होगा 6 हो गया, और -7 के साथ में ऐड हो गया 10⁻⁻1 होगा, ठीक है। और ये क्या है 5 4 20, 3.14 का 1.5 हो गया। चलो ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 15 2 कितना होता है, 15 2 30 होता है ना, तो ये क्या 15 2 30 मतलब ये क्या हो जाएगा, ये टोटल 20 इंटू 1.5 एक्चुअल में 30 हो जाएगा, इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻1। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या है 30 को ना हम इसके साथ में ट्रीट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 3.14, अब 3 4 12 होगा, 3 1 क्या हो गया 4 हो गया, 3 3 9 होगा, तो 9.42 बी का है मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये टेस्ला। तो ये उसका जो है कोर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसकी वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। सो ये सारे क्वेश्चंस ना जितने भी थे ये बहुत ही देखो यहाँ पे प्रॉब्लम मैं ऐसा नहीं कह सकता हर क्लास में जैसा कहता था मैं, यहाँ पे एक छोटा सा कंडीशन ये कि ना बहुत छोटे से डेरिवेशन था, जो उसके पहले मैंने डेरिवेशन किया था ना, दैट वाज b इज इक्वल टू b नॉट प्लस b m, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी यू कैन से, b नॉट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी, bm है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। वो दोनों की वजह से आप सिंप्लीफाई करते हो तो आप देखोगे ना वो छोटे से डेरिवेशन में सो मेनी फॉर्मूले वी हैव यूज्ड, बहुत सारा कॉन्सेप्ट हमने यूज किया हुआ है, तो दैट पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर टू अस। क्योंकि ना यहां पे क्या है फॉर्मूले छोटे छोटे हैं लेकिन क्या है बहुत ही ट्रिकी है, मतलब जैसे जरूरी आप फटाफट याद कर लो वैसा होने वाला नहीं है, तो आपको ना क्या इसको बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आई होप वॉट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।